जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस की तरफ से आपको जो आपका फाउंडेशन कोर्स है फॉर सिविल सर्विसेज वो दिया जा रहा है और इसका आधार आप जानते ही हैं, वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी का अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो क्लास 9 से हम लेते हैं और हिस्ट्री की बात करूं तो क्लास 6 से हम लेते हैं, राइट। तो अभी पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 9th का ही हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो पहले जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य, जैसे कि कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में बता दिया है। लोकतंत्र की सीमा केवल सरकार तक नहीं होती है, आपके घर में अगर सभी जो निर्णय लिया जा रहा है सभी की भागीदारी है तो वो भी एक तरह का लोकतंत्र है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है जो शक्ति है वो एक जो व्यक्ति है या एक संस्थान है उसको ना दी जाए, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है और ये शक्ति कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मार्गदर्शित कर देते हैं जो मानव ना हो, जिसे हम संविधान कहते हैं, राइट। क्योंकि इंसान में कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि इंसान का एक बेसिक नेचर होता है वो लालच के आवेश में आ सकता है, तो इसीलिए जो संविधान का इस्तेमाल किया जाता है। संविधान में राज्य के संबंधित नियम कानून होते हैं। राज्य से मेरा तात्पर्य है जिसे आप देश कहते हैं, टेक्निकली उसे राज्य कहा जाता है। तो उसके जो भी नियम कानून हैं, किस हिसाब से वो चलेगा, वो सब हम संविधान में देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं हमारा संविधान बना था 2 साल 11 महीने 18 दिनों में, राइट। तो वही देखते हैं। अब आगे देखते हैं। इन दिस बुक, एक सेकेंड, इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि जैसे जो संविधान हम पढ़ेंगे, जो लोग हैं वो भी एक सब्जेक्ट हैं, जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट होता है केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे विधानसभाएं होती हैं, ये सब आपके क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, राइट। और आगे देखेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पर हम ज़्यादातर जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो उसको हम एक दृष्टिकोण यानी कि एक एंगल से देखते हैं, वो होता है फिलोसफिकल, एक दार्शनिक नज़रिए से हम देखते हैं। फिलोसफिकल क्या होता है? फिलोसफिकल देखिए मैं आपको बताऊं तो फिलोसफी में ज़्यादातर वैज्ञानिक बातें नहीं होती है। फिलोसफी क्या करती है, एक तरह की आइडियोलॉजी होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, उसे हम फिलोसफी कहते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं कि इसमें कहा है वी कैन डू दिस बाय 2 ways। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यू ऑफ सम ऑफ अवर मेजर लीडर ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम जो भारत का संविधान है उसको 2 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला जो तरीका है कि जो हमारे संविधान बनाने में जिनका मुख्य भाग है, जिनका मुख्य एक हस्तक्षेप है, उनके विचारों को हम जान सकते हैं, क्योंकि उनके विचार कहीं ना कहीं हमें प्रदर्शित होते हैं कहाँ, संविधान में, राइट। आगे बताया जा रहा है बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी, राइट। अब अभी हमने देखा था कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान कुछ फिलोसफिकल बातें करता है। एक मैं आपको वास्तविक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे संविधान हमारा जब बना था तो उसमें 22 भाग थे। अब थे से लगा रहा हूँ क्योंकि ये 22 भाग बढ़ गए हैं, अब वर्तमान में आपको 25 भाग दिखते हैं, 25। तो वैसे ही 22 भागों में से जो चौथा भाग है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, हिंदी में हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, वो पूरा फिलोसफिकल एंगल है। वहाँ पर उन नियमों द्वारा राज्यों को, जो आपके प्रांत होते हैं, मतलब जैसे जो राज्य हमारे वर्तमान में 28 राज्य, वो अपनी नीति किन सिद्धांतों में बनानी चाहिए, उनको अपनी नीति उस बारे में बताया गया है। तो सिद्धांतों की बात की गई है और फिलॉसफी में ज़्यादा हम सिद्धांतों की बात ही करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। यानी कि हमारे संविधान का एक प्रेम्बल है जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है
कि हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, ये जो दर्शाता है वो हमारी उद्देशिका दर्शाती है, राइट। तो हमारे भारत का संविधान में जो उद्देशिका है उसमें मैंने बताया कि विशेषता दर्शाता है और हमारा क्या उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है, कैसा होना चाहिए, ये भी तो सब फिलोसफिकल बातें, राइट। जैसे मैं फिलॉसफी देता हूँ कि आप लोगों को खूब पढ़ना चाहिए, जब आप खूब पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं ज्ञान को प्राप्त करेंगे और आप देश के एक अच्छे पद में आएंगे और देश का उद्धार करेंगे। तो ये भी तो एक मैंने आपको एक फिलॉसफी दी है, ठीक है। The dream and the promise, some of the may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. महात्मा गांधी, he was not the member of some constitution assembly. जैसे हमारे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य नहीं थे जिनकी अहम भूमिका थी जब भारत को आज़ादी दिलाई गई, यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु ये लोग संविधान सभा के भाग नहीं थे। उदाहरण महात्मा गांधी जी। तो देखिए महात्मा गांधी जी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, परंतु वो संविधान सभा के भाग नहीं थे। तो ये क्यों बताया जा रहा है राइटर द्वारा? इसलिए बताया जा रहा है, अभी हमने देखा कि संविधान को समझना है तो हमने उन लोगों के विचारों को समझ लेना है जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, उनकी भी जो उनके जो विचार हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी हमें संविधान में दिखती है। एक उदाहरण है इसमें महात्मा गांधी। आगे देखते हैं। Yet there were many members who followed his vision, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शिष्य थे गांधी जी के, जो संविधान सभा के सदस्य थे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो आगे चल के उद्देशिका बनती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो आगे चल के आपका प्रेम्बल बनता है। और अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं इसी में, कि आपको दिखेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें समाजवाद का सिद्धांत डाला था, सोशलिस्ट का, जो सोशलिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो डाली थी। आज भी हमें दिखता है हमारी उद्देशिका में कि हमारा देश एक सोशलिस्ट है, एक समाजवादी है। तो ये धारणा असल में गांधी जी की थी, गांधी जी की सोच थी सोशलिज्म की, कि भारत एक सोशलिस्ट देश हो। तो उनके विचार कहीं ना कहीं उनके जो शिष्य थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मैं उनका शिष्य ही बोलूँगा अभी, तो उन्होंने गांधी जी के जो विचार थे उनको संविधान में रखा। तो हम कह सकते हैं गांधी जी संविधान का भाग, माफ कीजिएगा, गांधी जी संविधान सभा का भाग ना होते हुए भी गांधी जी के विचारों को उनके जो शिष्य थे उन्होंने संविधान तक पहुंचाया। उदाहरण नेहरू जी। आगे देखते हैं। Years ago, writing in the magazine Young India in 1932, he had spelled out what he wanted the constitution to, यानी कि यंग इंडिया जो गांधी जी ने लिखी थी 1931 में, उन्होंने पहले ही दर्शा दिया था कि वो कैसा भारत हो, किन सिद्धांतों में चले, वो पहले ही उन्होंने यंग इंडिया में जो मैगजीन थी उसमें प्रदर्शित कर दिया था, राइट। This dream of India that has eliminated inequality shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in making the constitution, but he had a different understanding of. गांधी जी चाहते थे कि असमानता ना हो। अब देखिए असमानता यानी कि इनइक्वालिटीज दो आधारों में आप देख सकते हैं, दो दृष्टिकोण में आप देख सकते हैं। पहला है आर्थिक आधार पे, आर्थिक आधार पे हम कह सकते हैं अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। और एक सामाजिक आधार पे अगर हम उसको जाति में लें तो उस समय भी हमें दिख रहा था भारत में एक काफ़ी ऊंची जाति कहलाती थी और कुछ लोग नीची जाति यानी कि दलित कहलाते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि भारत सभी का हो, उसमें समानता की बात हो, परंतु यहीं पर हमें दिखता है दृष्टिकोण थोड़ा सा, जो बाबा साहब थे, जो B.R. अम्बेडकर थे, वो थोड़ा दृष्टिकोण अलग दिखता है। तभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो आरक्षण की मांग है वो बाबा साहब के द्वारा उठाई गई थी, परंतु गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। तो यहीं पर हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, गोलमेज सभाएं, उसमें B.R. अम्बेडकर की मांग थी कि जो दलित वर्ग है
उसका जो राजनीतिक अधिकार है वो अलग रहे। अर्थात अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उसको दलित वर्ग का व्यक्ति ही वोट दे। तो इस बात से गांधी जी नाराज हो गए थे। अंत में हमें दिखता है पूना पैक्ट, पूना समझौता होता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक आरक्षण का जन्म होता है। राइट, आगे देखते हैं। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू हाउ inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech on Constitutional Assembly, he stated his anxiety very clearly. Constitution Assembly at a stroke of midnight on 15 August 1947. देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जवाहरलाल नेहरू शिष्य थे महात्मा गांधी के, क्योंकि उनको काफ़ी मानते थे, परंतु कुछ विचारधाराओं में हमें दिखता है कि गांधी जी की सोच अलग थी और जवाहरलाल नेहरू की सोच अलग थी। अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ। एक उदाहरण ये है कि अगर मैं बात करूँ स्वराज की, तो गांधी जी लोग हमेशा स्वराज की मांग करते थे। अब स्वराज से क्या तात्पर्य है मेरा? स्वराज से मतलब है कि प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्रता मिल जाए और जो केंद्र स्तर है वो अभी भी ब्रिटिशर्स देखें, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि भारत के लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। 1930 के दशक में केवल जो शैक्षिक दर था वो 4 से 6% था। तो गांधी जी जानते थे कि संविधान नहीं बना सकते हैं अभी भारतीय, इसलिए वो चाहते थे प्रांतीय स्तर पर उनको स्वतंत्रता मिल जाए। आगे चल के फिर जब तजुर्बा हो जाएगा तब पूरी तरह से स्वतंत्रता ली जाएगी। परंतु वहीं पर जो उस समय का जो जवान खून था, जैसे कि नेहरू जी और जैसे कि आपके अन्य लोग भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, तो ये लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वराज मिले। ठीक है, तो यहीं से हमें दिखता है कि विचारधाराओं में मतभेद था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि असल में जो महात्मा गांधी जी के कुछ विचार थे, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज प्रणाली आए, उसको एक संवैधानिक दर्जा मिले, परंतु जब संविधान लागू हुआ तब ये जो हमारा पंचायती प्रणाली थी इसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। आप जानते ही हैं कि 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992 में। इसके द्वारा जो पंचायती तंत्र है उसको एक संवैधानिक दर्जा मिला है। परंतु जब संविधान बना था, जब संविधान सभाएं ये काम कर रही थी, तो उस समय ये मुद्दा, गांधी जी का विचार ये नहीं रखा गया, क्योंकि नेहरू जी भी अभी इस पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं ये बात उठाई जा रही है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संविधान का दर्शन क्या है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वैल्यूज डेट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें जो भी फिलॉसफी हम देखते हैं, फिलॉसफी का उदाहरण हो गया आपका जैसे समाजवाद हमारे वहाँ है, समानता हमारे वहाँ है, ठीक है, भाईचारा हमारे वहाँ है, फ्रेटर्निटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हमें दिखती है, ये असल में इनका जो जन्म होता है वो हमारा जो स्वतंत्रता जो संग्रामी थे, जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी आंदोलन के दौरान जिस चीज़ की मांग उठाई थी उसी आधार पर हमारे संविधान की फिलॉसफी हमें दिखती है। अब इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, भारत ने कभी नहीं चाहता कि भारत में पूंजीवाद आए, क्योंकि जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तब भारत ने देखा था कि जैसे आप जानते ही हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, उसमें हमने देखा कि हिटलर साहब जो थे वो डिक्टेटर थे, अर्थात उनके पास पूरी शक्ति थी, एब्सोल्यूट पावर उनके पास थी। तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा है वो होगा या पढ़ा होगा, ज्यूस का कहीं ना कहीं बड़ा शोषण किया था तानाशाह राजा कौन? हिटलर ने, जर्मनी में। तो इस तरह से जो भारत के लोग थे वो जानते थे कि तानाशाही भारत में नहीं चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम उन्होंने देख लिए थे जर्मनी में क्या थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमेशा मांग करी कि भारत में कभी भी तानाशाही नहीं होगी, भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, भारत में पूंजीवाद को नहीं स्वीकारा जाएगा, समाजवाद को स्वीकारा जाएगा, क्योंकि भारत में भिन्नताएं काफ़ी हैं, जैसे कि अलग अलग धर्म हैं और उन धर्मों में भी अलग अलग जातियां हैं। तो ऐसे देशों में पूंजीवाद बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक विशेष वर्ग के हाथों में जा सकता है।
तो इसीलिए समाजवाद की धारणा रखी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आंदोलनकारियों की जो एक आइडियोलॉजी थी, जो विचार थे, वही हमें हमारे संविधान में दिखते हैं। तो इसी को हम फिलॉसफी कह देते हैं, राइट। आगे देखते हैं, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिका मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चोजन टू बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रेम्बल। जैसे कि अमेरिका ने क्या किया था, आप जानते ही होंगे, 1776 में अमेरिका ने आज़ादी पाली थी, क्योंकि अमेरिका भी खुद एक कॉलोनी था, और 1776 में उसने आज़ादी पाली थी और अपने जो संविधान है उसमें जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल का सिद्धांत जोड़ा। तो हमें दिखता है कि इसके पश्चात हमें दिखा जितने भी समकालीन देश थे, आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर हर देशों ने अपने अपने संविधान में ये जो प्रेम्बल वाला सिद्धांत होता है उसको जोड़ा है। भारत ने भी जोड़ा है। अब प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल एक संविधान का भाग होता है भारत के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर प्रेम्बल में जो भी लिखा होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ संविधान वैसा ही दिखता है। अर्थात अगर मैं भारत का एक उदाहरण लेता हूँ तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत का संविधान पहले लिखा गया और प्रियम्बल बाद में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जब पूरा बन गया तो उसकी जो विशेषताएं थी, उसकी जो फिलॉसफीज थी, उसको प्रदर्शित किया गया प्रियम्बल में। यानी कि आप जब प्रियम्बल को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। तो ये कहीं ना कहीं सोच कहाँ से हमें मिलती है? प्रियम्बल की, अमेरिका से। अब देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है हमारे उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हटा दीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय द किंग और द आउटसाइड पावर। यानी कि जो हमारा संविधान बना है वो हमने ही तो बनाया है। हमने से मेरा तात्पर्य है भारतीयों ने बनाया है। कैसे? क्योंकि भारतीयों के ही प्रतिनिधित्व जो थे उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। ठीक है, यानी कि भारतीयों ने ही भारतीयों को चुना जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। तो हम ही तो थे, राइट। क्योंकि उसमें प्रांतीय स्तर में चुनाव कराए गए थे। जैसे आजकल जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, वैसे चुनाव नहीं थे। परंतु जैसे आज के समय पे जैसे राज्यसभा या विधान परिषदों के चुनाव होते हैं जिसमें जो प्रांतों की जो विधानसभाएं होती हैं, अगर मैं राज्यसभा की चुनाव की बात करूं, जो प्रांतों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके लोग चुनाव में भाग लेते हैं। तो वही सिलसिला संविधान सभा के लिए भी हुआ था। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में भारत के लोगों ने ही चुना था। तो इसीलिए कहा जा रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम ही ने संविधान बनाया, ये हम मान सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए ये कुछ हमारी आइडियोलॉजीज दिखती हैं संविधान में, राइट। देखते हैं सबसे पहले ये सोवरन, सोशलिस्ट, राइट। अभी क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं संप्रभुता। इसका मतलब होता है कि आज़ादी जो पूरी होती है, 100% आज़ादी, और ये जुड़ी हुई लोगों से नहीं होती है, ये जुड़ी हुई देश से होती है, यानी कि राज्यों से होती है। देखिए एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो जब स्ट्रीट लाइट आती है तो आपको रुकना पड़ता है, यानी कि आप इतने आज़ाद नहीं हैं, आपको नियमों को मानना पड़ेगा। परंतु वहीं मैं देश की बात करूं तो देश अपने निर्णय करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होता है, चाहे अंदरूनी मुद्दे हों, चाहे वो बाहरी मुद्दे हों, इंटरनल मैटर्स हों या एक्सटर्नल मैटर हो, उन मुद्दों पे किसी भी तरह का निर्णय ले सकता है जो देश, उसको हम कहते हैं संप्रभु देश या सोवरन कंट्री। तो यह है सोवरन। अब सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट मैंने बता दिया। देखिए भारत का जो सोशलिस्ट है, जो समाजवाद है, वो कार्ल मार्क्स के सोशलिस्ट से थोड़ा अलग है। पहले ये देख लेते हैं सोशलिस्ट मतलब क्या होता है। समाजवाद मतलब होता है जहां पर जो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हालांकि टर्शरी सेक्टर को हम फिर डिवाइड कर देते हैं क्वाटरनरी और क्विनरी में, परंतु अभी मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूंगा। प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है जहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं देश की, उसका जब प्रोडक्शन होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे आपके एग्रीकल्चर हो गया, जैसा आपका डेयरी हो गया, जैसा आपका माइनिंग हो गया, ठीक है। तो जो भी नेचुरल है, तो समाजवाद में जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इस पे जो कब्जा होता है वो राज्य का होता है, यानी कि इसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति की भागीदारी नहीं होती है। इसमें सारा कंट्रोल किसका होता है? राज्य का। किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। इसको हम कहते हैं समाजवाद, ठीक है। तो भारत में यही सिद्धांत लिया गया समाजवाद का।
ठीक है। हालांकि अब आप देखते हैं कि भारत में कार्ल मार्क्स का समाजवाद था कि अब राज्य क्या करेगा, जब उसने प्राइमरी सेक्टर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा कर लिया, उसको बराबर तरीके से बांट देगा हर व्यक्ति को समाज के, एज पर कार्ल मार्क्स। परंतु गांधी जी यहीं पर थोड़ा सा अलग है बात। गांधी जी वहां भी यही मानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर पे कब्जा किसका होगा, स्टेट का, परंतु प्राइवेट लोग भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। यानी कि गांधी जी मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे। और गांधी जी एक बात और करते थे, वो कहते थे सभी को मौका देना चाहिए और जो योग्य होगा उसी को पद दिया जाएगा। जैसे कि आप आज जानते हैं वर्तमान में जो मेरिट प्रथा है, देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम के तो कोई भी भर सकता है, कोई मना थोड़ा किया जाता है। वहां पर आप जितने सक्षम हैं उस आधार पर आपको नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो टॉपर होते हैं, यानी कि जो मेरिट में होते हैं उनको लिया जाता है। तो यही गांधी जी का जो एक सोशलिज्म है वो यही एक उदाहरण है इसका, ठीक है। तो एक शॉर्ट में हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली बांट दो, और गांधी जी कहते थे सभी को मौका दो और जो योग्य है उसको ज्यादा मौका दो, ठीक है। और गांधी जी कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे, यानी कि प्राइवेट भी खेले और पब्लिक भी काम करे साथ साथ, जो वर्तमान में हमें दिखता है, राइट। तो ये है, आगे देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी कि देखिए सेक्युलर का मतलब होता है जहां पर धर्म बिल्कुल अलग काम करेगा और शासन बिल्कुल अलग काम करेगा, उसे कहते हैं सेक्युलर। ये इसका मूल अर्थ है जो यूरोप से आया था। परंतु भारत में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग जातियां हैं। अगर उसकी तुलना यूरोप से करें तो यूरोप में तो 90% से ज्यादा लोग ईसाई हैं, परंतु भारत में ये नहीं हो सकता। भारत में अलग अलग धर्म है और अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग जातियां हैं, यानी कि भारत में डाइवर्सिटीज बहुत हैं। तो डाइवर्सिटीज बहुत होने के कारण अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, अगर वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी तो रिलीजन के नाम पे दंगे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलीजन मतलब हुआ क्या, धर्म मतलब क्या हुआ, विचार। सबके अलग अलग विचार हैं। जैसे मुस्लिम समाज पश्चिम दिशा की पूजा करता है और हिंदू समाज पूर्व दिशा की पूजा करता है, तो पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अलग अलग विचार दिख रहे हैं, तो अलग अलग विचारों का मतलब है अलग अलग धर्म। तो अलग अलग धर्म टकरा भी सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, और विवाद होंगे तो जो अखंडता होती है देश की वो तो खत्म हो जाएगी, तो देश रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए भारत में ये पॉसिबल नहीं था कि जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन में इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ पर एक सिद्धांत है हमारे लिए, भारत के लिए खासकर, भारत में जो ये सेक्युलर शब्द है इसको जोड़ा गया है कि भारत एज अ स्टेट, भारत जो एक राज्य होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, परंतु जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो लोग कोई भी धर्म मानने के लिए फ्री हैं, कोई भी धर्म मानने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और राज्य क्या करेगा, धर्म से संबंधित कानून बनाएगा जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए आपको दिखता होगा कभी भी कोई धार्मिक कार्य होता है वहां पर आपको पुलिस वालों की ड्यूटी, जो डीएम साहब होते हैं वो आते हुए दिखेंगे। तो ये एक राज्य का हिस्सा है, मतलब सरकार का हिस्सा है, और ये धर्म से भी जुड़े हुए होते हैं जिससे कि एक शांति व्यवस्था बनी रहे समाज की। आगे देखेंगे डेमोक्रेटिक मैं ऑलरेडी इसमें काफी लेक्चर दे चुका हूं, आप उसको स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि लोकतंत्र की काफी विशेषताएं होती हैं। जैसे इसमें वोट देने का अधिकार सबका होना चाहिए और वो अधिकार समान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। और लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की बात मैंने करी थी। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये आप ध्यान दीजिएगा, तो एनसीईआरटी का कोर्स, जो फाउंडेशन कोर्स आप तक पहुंचाया जा रहा है, वो मात्र 2999 में दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें डिस्काउंट चल रहा है 50% का, अन्यथा ये 5999 का है। तो और आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल डेप्थ पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है तो आप कोई भी पेपर क्रैक कर लेते हैं, राइट। तो इसको फटाफट लॉग इन करिए, इस पेड कोर्स में फटाफट अपने आप को एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो मात्र 2999। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपब्लिक की बात करते हैं। देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक एक मोनार्क का बिल्कुल विलोम शब्द है। मोनार्क क्या होता है, मोनार्क में क्या होता है, जो स्टेट का मुखिया होता है, यानी कि जो एक देश है उसका मुखिया होता है, वो अनुवांशिक होता है, मतलब वो हेरिडिटिकल होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा। परंतु रिपब्लिक मोनार्किज्म का बिल्कुल अलग होता है, यानी कि यहाँ पर जो देश का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, यानी कि इलेक्टेड होगा। इसीलिए खूबसूरती आपने देखी होगी भारत देश में कि आज के समय पे आप जानते ही हैं राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, जो एक जनजातीय
वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आप समझिए कितनी खूबसूरती है कि भारत में निर्वाचन द्वारा भारत का जो मुखिया होता है, जैसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो नियुक्त होता है और वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का बन सकता है। यानी कि ये हमें दर्शाता है समानता। जस्टिस न्याय। देखें, न्याय दो तरह का होता है, एक लोगों को दिया जाता है जो न्यायपालिका देती है, और एक सामाजिक तौर पर न्याय होता है जिसमें हम समाज की बात करते हैं। तो समाज में हमारे वहाँ जो न्याय है वो सामाजिक आधार पे भी है, आर्थिक आधार पे भी है और राजनीतिक आधार पे भी है। अगर समाज पे इन तीन आधारों पे न्याय नहीं होगा तो वो न्याय नहीं होता है। कैसे? एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं। देखिए, मैंने कहा सामाजिक, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ये तीन आधार पे न्याय होगा, तभी वो समाज के लिए न्याय होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इक्वलिटी, यानी कि मैं कहता हूँ जैसे महिला और पुरुष हैं, दोनों काम करते हैं और दोनों को एक सा वेतन दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी, मतलब समानता के आधार पे क्या हो गया? न्याय हो गया। परंतु मैं पॉलिटिकल न्याय छीन लेता हूँ, यानी कि मैं वोट देने का अधिकार केवल पुरुष को रखता हूँ, महिलाओं को नहीं रखता हूँ। तो उससे होगा क्या? हालांकि जो जितना काम करेगा उसको इक्वली पेमेंट मिलेगा, वो तो ठीक है, परंतु कानून व्यवस्था जब बनाई जाएगी तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो होगी ही नहीं। ना महिलाएं वोट दे पाएंगी, ना ही महिलाएं खड़ी हो पाएंगी विधायिका में या सांसदों में। ठीक है, तो क्या होगा? महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित, वो संसद तक पहुंचेगी ही नहीं, या जो कानून बनाने वाला जो संस्थान होता है वहां तक वो बातें पहुंचेंगी ही नहीं। और जब नहीं पहुंचेंगी तो आगे क्या होगा? लंबे समय बाद क्या होगा? जो समाज का एक अच्छा खासा वर्ग है महिलाएं, वो पीछे रह जाएंगी। तो इसीलिए एक उदाहरण द्वारा मैंने आपको बताया कि जो समाज में न्याय तभी न्याय होगा जब वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पे दिया जाएगा। राइट? तो ये है आपका जस्टिस। आगे देखते हैं आपका लिबर्टी मतलब होता है छूट। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकार कभी रोक नहीं सकती। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप खुद निर्धारित करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, किससे शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो छूट मिलती है इसे ही हम लिबर्टी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, छूट यानी कि लिबर्टी जो होती है वो एब्सोल्यूट कभी नहीं होती है, यानी कि छूट, आपकी पूरी छूट कभी नहीं होती है। आपको कुछ नियम कानून के अंतर्गत आना ही पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चलाइए, कोई भी गाड़ी चलाइए, कोई नहीं रुकेगा, परंतु आपको लाइसेंस तो बनाना पड़ेगा और स्ट्रीट लाइट्स होंगी तो वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण लिबर्टी यानी कि पूरी आज़ादी नहीं होती है। इक्वलिटी, यहाँ समानता की बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समानता का मतलब समाज में समानता कभी कभी असमानता लाके समानता लाई जाती है। अर्थात अब सोचिए कोई एक पाँव से अपंग है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दोनों पाँव सही हैं। अब दोनों को हम एक ही रेसिंग ट्रैक में दौड़ा दें तो क्या ये एक समानता होगी? नहीं, ये एक असमानता होगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कमजोर वर्ग है समाज का उसको एक आरक्षण दिया जाता है जिससे कि वो अपने आप को बेहतर कर पाए। और शुरुआती दौर पे जिसे हम असमानता कहते हैं वो अंत में समानता का काम करती है। ठीक है, इसलिए आपको दिखता है एपीएल परिवार होते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, फिर एक बीपीएल कार्ड बनते हैं जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो जो एपीएल वाले को अगर 1 किलो चीनी 60 रुपए किलो दी जा रही है तो वही बीपीएल परिवार वाले को 1 किलो चीनी 30 रुपए दी जा रही है। क्यों? क्योंकि एपीएल वाला महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, और वैसे ही जो बीपीएल है वो कमा रहा होगा 10,000 या 15,000 रुपए महीना। तो इसीलिए असमानता करके जो ये कम रेट में दिया जा रहा है बीपीएल वाले को, असल में एक समानता लाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। अब आप देखते ही होंगे, जैसे कि मैंने अभी अब बताया आपको, कि भारत में आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। हर धर्म को राज्य के सामने यानी कि सरकार हर धर्म को समान मानती है। ठीक है, और सभी के हितों का संरक्षण करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक आपसी एकता बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा नागरिकता एक होती है यानी कि इंडियन, हमारा राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम एक होता है, हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत एक होता है। तो इस तरह से एक इसलिए किया जाता है कि हमारे अंदर एक राष्ट्र की भावना है यानी कि भाईचारा बने। राइट, तो यह है फ्रेटर्निटी। आगे देखते हैं जो इसमें बताया गया है, वो बताया गया है कि द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जब आप
उद्देशिका पढ़ते हैं संविधान की, तो आपको ऐसा लगेगा वो एक पोयम जैसा दिखेगा, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशल सेक्युलर, मतलब इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक पोयम जैसी दिखेगी, परंतु उस पोयम में बड़ा महत्व है। जैसे कि कुछ हमने शब्द पहले ही पढ़ लिए हैं, जैसे सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, सोवरेन क्या होता है, ये सब आपके प्रेम्बल में लिखे गए हैं, जिसको मैंने एक आसान शब्दों में आप तक पहुंचा दिया है, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्रेम्बल के आधार पर आप बता सकते हैं अगर कोई सरकार कोई कार्य करती है, अब वो कार्य सही है या नहीं है, वो प्रेम्बल की जो भी प्रेम्बल में लिखा है, जो आइडियोलॉजीज हैं, उससे तुलना करके आप बता सकते हैं सरकार का वो कार्य सही है या नहीं है, नैतिकता का मतलब वो नैतिक है या नहीं है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी एज वी नोटेड अबव, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दिस वैल्यू इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मतलब संविधान में केवल मूल्यों की बात नहीं करी है। मूल्य मतलब क्या होता है, वैल्यूज मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप हैं, एक बच्चा होता है, बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, तो उस बच्चे के लिए माँ बाप का अलग मूल्य है। तो ऐसे ही क्या होता है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं जिनको कभी बदला नहीं जा सकता, जिनका बहुत अत्यधिक मूल्य होता है, ठीक है, वैल्यूज होती हैं जिसे हम फिलोसफिकल वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया था, अगर सोचिए भारत में समानता नहीं होती तो महिलाओं का क्या हाल होता, जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे उनका क्या हाल होता। आज समानता है तो इसीलिए आज देखते होंगे बड़े बड़े पदों पे हर वर्ग का व्यक्ति आपको दिखता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो आपको दिखाई देता है कि ये समानता है। तो समानता भी तो एक मूल्य है, राइट, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। तो यहां पर ये बताया गया संविधान केवल इन मूल्यों की बात नहीं करता है, वो मूल्यों को एग्जीक्यूट भी करता है। कैसे? संस्थाओं द्वारा। जैसे आप देखिए, अगर मैं संविधान के अनुच्छेद 324 की बात करूं, 324, तो संविधान का 324 बात करता है निर्वाचन आयोग की, यानी कि जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आप देखेंगे वो निष्पक्ष होकर सारे काम करता है, ऐसा नहीं करता है कि वो भैया ज्यादा किसी को फेवर करेगा इस तरह से, क्योंकि उसने सारी शक्ति, उसकी सारी की सारी शक्तियां, चाहे उसका वेतन क्यों नहीं है, वो भी संविधान ने बताया है कि वो वेतन सीधे कहां से लेना है, यानी कि वो सरकार से डर के काम नहीं करेगा। अगर संविधान ने निर्वाचन आयोग को सरकार के अंतर्गत रखा होता संविधान ने, तो वो सरकार के हिसाब से ही काम करता और कहीं ना कहीं पक्षपात होता, और जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यही बात संविधान में यहाँ पर बता रखी है कि संविधान ने मूल्यों की बात ही नहीं कही है, अन्यथा उसने मूल्यों की बातें तो करी है, पर मूल्यों को कैसे संरक्षित किया जाएगा उससे संबंधित संसाधनों या संस्थाओं को भी बना के रखा है, राइट। आगे देखेंगे, Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be accordance with the people aspiration and change in the society। यानी कि जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा है कि ये लोगों के हिसाब से ही होना चाहिए और समय समय पर जो परिवर्तन होते रहेंगे तो उस परिवर्तन के अनुकूल ये होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें दिखता है बहुत सारे नियम जो हैं संविधान के वो स्पष्ट नहीं है, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो स्पष्टता नहीं लाते। अब ये जानबूझकर किया गया है, क्यों? क्योंकि समय समय पर परिभाषाएं बदलती हैं, राइट, इसीलिए। आगे देखेंगे कि इसीलिए आपको एक सिद्धांत दिखता है जिसे हम कहते हैं संवैधानिक संशोधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समय समय पर ये होते हैं, जैसे अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए आप देखते रहोगे समय समय पर हमारे संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे कि वो जो समय की मांग है उसके अनुकूल चले, उसके कंप्लायंस होके चले, राइट, ये बात याद रखिएगा। आगे क्या बताया है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन वेरी लीगल लैंग्वेज, यानी कि संविधान को जो दर्शाया गया है वो बहुत कानूनी भाषा में दर्शाया गया है। मतलब जब आप संविधान पढ़ेंगे तो जो एक नॉर्मल आदमी होता है जिसने कानूनी भाषा का ज्ञान नहीं होता वो नहीं समझ पाता, राइट। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप संविधान पहली बार पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात इसमें बोली है, इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन। मतलब देखिए जटिलता इसलिए बनाई है क्योंकि कभी कभी जटिलता बनाना अनिवार्य हो जाता है, कठिन बनाना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, जो कम मैच्योर है, उसको अगर नियमों का पूरा ज्ञान हो जाए तो हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल करे, राइट। इसीलिए इस बातों का ध्यान दिया जाता है।
एंड इट पुट्स द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सरकार जो है हमारी, मैंने अभी बताया कि लोकतंत्र में कोशिश की जाती है किसी को भी एब्सोल्यूट पावर ना दी जाए, यानी कि संपूर्ण शक्ति नहीं होती। इसीलिए अगर सरकार के पास शक्ति है तो वो 3 स्तंभों में विभाजित किया गया है। वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव, जिसे हम विधायिका कहते हैं, और जुडिशियल, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो अलग अलग ये 3 स्तंभों में इसको विभाजित किया गया है, और सरकार की शक्ति को बैलेंस करने के लिए लोगों को अधिकार भी दे रखे हैं, और खासकर ऐसे अधिकार जिनको हटाया नहीं जा सकता, जैसे मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में आते हैं हमारे संविधान के। तो ये बात बता रखी है आपको। आगे है वी शैल लुक एट दी सम कीज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ईच चैप्टर। अब आगे इसमें बता रखा कि क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, वो बता रहा है कि आगे जितने हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे उसमें हम और भी इसके की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये लेक्चर एंड होता है। तो एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये मात्र आपको पड़ेगा 2999, और आपका जो मेंस राइटिंग है खासकर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करिए। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।